हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू जेनजी क्लासेस। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और बेटा, एज पर आर प्रॉमिस हम लेके आ चुके हैं टिश्यूज का पार्ट 3, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है बेटा, आई होप आप लोग रेडी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले इंटेक्स क्वेश्चंस, और इंटेक्स क्वेश्चंस में पहला ही क्वेश्चन हमारा, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट फाइबर्स ऑफ कोकोनट हस्क आर हार्ड एंड ब्रिटल, whereas the leaf stalks of coriander are soft and flexible. Find out the reason. बेटा, आपने देखा होगा कोकोनट के ऊपर जो छिलका सा होता है ना, जिसे सबसे पहले हम रिमूव करते हैं और उसके बाद फिर वो हार्ड वाला पार्ट आता है, तो जो उसी को हम बोलते हैं हस्क ऑफ कोकोनट। तो आपने देखा होगा हस्क ऑफ कोकोनट बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना। जबकि कोरिएंडर की बात की गई है, कोरिएंडर जो होता है धनिया अपना, ठीक है ना, वो तो इतना ऐसा हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है एकदम। तो ऐसा क्या रीजन होता है ना। चलिए पढ़ते हैं। कोकोनट हस्क कंटेन्स sclerenchyma tissue which makes it hard and strong. बेटा, कोकोनट हस्क में क्या होता है आपका? स्क्लेरेंकाइमा होता है। स्क्लेरेंकाइमा हमने डिस्कस किया था बेटा, हार्ड होता है ना, जो प्लांट को बहुत मजबूती देता है। और इसके अलावा बेटा, वेयरस कोरिएंडर लीफ स्टॉक कंटेन्स मोर कॉलेनकाइमा टिश्यू which provides flexibility and allows bending without breaking. ठीक है बेटा। तो आपके कोरिएंडर में क्या होता है बेटा? कोरिएंडर में होता है आपका कॉलन कायमा, जो उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Why do you think that a thick cutile on the outer wall of epidermis is advantageous for a plant living in the desert but disadvantageous for a plant living underwater? बेटा, प्लांट के ऊपर हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, एक पतली सी थिन सी लेयर होती है, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं क्यूटाइल। ठीक, क्यूटाइल की लेयर होती है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्यूटाइल की लेयर जो होती है वो डेजर्ट प्लांट्स के लिए तो एडवांटेजियस होती है, ठीक है ना। डेजर्ट प्लांट्स के लिए तो ठीक है वो, लेकिन अंडर वाटर प्लांट्स के लिए वो ठीक क्यों नहीं है? प्लांट्स लिविंग अंडर वाटर। तो चलिए समझते हैं इसका रीजन। A thick cutile reduces water loss through transpiration, which helps desert plants conserve water. बट आपको पता है डेजर्ट में वैसे ही पानी का बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। तो डेजर्ट प्लांट्स के पास स्ट्रेटेजी क्या होती है? उनके ऊपर एक थिक लेयर होती है क्यूटाइल की, ठीक है ना, जो कि उसे वाटर लॉस से बचाता है। लेकिन जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं, वहां पे तो पानी की कोई कमी है नहीं है, तो उनको उसकी जरूरत नहीं होती। तो वही, ऑन द अदर हैंड on the other hand, underwater plants do not face water shortage. So, a thick cutile would hinder the exchange of gases and substances with the surrounding water. ठीक है ना बेटा, अगर वहां पे एक मोटी लेयर होगी क्यूटाइल की, तो उन्हें बाकी सारे मटेरियल एक्सचेंज करने में दिक्कत होगी, ठीक है ना, इसलिए वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Once water is absorbed by plant roots, it has to travel against gravity through xylem. जाइलम पता है ना आपको, जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। ठीक है, तो एब्जॉर्ब होने के बाद इसी के थ्रू वाटर जो है ऊपर की तरफ जाता है। हाउ डू यू हाउ डू द डेड सेल्स ऑफ द जाइलम वर्क टुगेदर विद द लिविंग सेल्स ऑफ लीव्स एट द टॉप ऑफ टू कीप द वाटर मूविंग? बेटा, ये बोल रहे हैं कि डेड सेल्स कैसे काम करती हैं वाटर को ऊपर भेजने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है। द डेड xylem cells, brackets and vessels form continuous tubes to transport water. बेटा, हमारे पास क्या होता है हमारे पास क्या होता है बेटा, इसमें ट्रैकेट्स और वेसल्स, ये दो ट्यूब्स होती हैं, और ये कंटिन्यूस ट्यूब्स होती हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक ये ट्यूब जा रही होती हैं, और इसी के थ्रू जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें बेटा स्ट्रेटेजी क्या रहती है? देखो, लिविंग सेल्स इन द लीव्स लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे बेटा जो लीव्स होती है ना, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन चलता रहता है, और ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है। ठीक, क्रिएटिंग अ ट्रांसपिरेशनल पुल दैट ड्रॉज वाटर अपवर्ड थ्रू द जाइलम अगेंस्ट ग्रेविटी। बेटा, जैसे ही वाटर लॉस होता है, तो यहाँ पे एक खाली जगह क्रिएट हो जाती है। तो खाली जगह क्या करती है? उसे कुछ ना कुछ भरने के लिए चाहिए ना, तो वो नीचे से वाटर को पुल करती है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है ना, तो इसीलिए इसे ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से वाटर जो है ऊपर की तरफ सक हो जाता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये।
नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ देयर वर नो स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम और लीव्स? अगर बेटा स्टेम या लीव्स में स्टोमेटा नहीं होगा तो क्या हो सकता है प्लांट में, ठीक है ना? चलिए समझते हैं। देखो सबसे पहला, विदाउट स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज CO2 और O2 वुड नॉट टेक प्लेस। बेटा किसी प्रकार का गैसियस एक्सचेंज इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रांसपिरेशन वुड नॉट अकर। ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो पाएगा, स्टोमेटा के थ्रू ही तो होता है लीव्स में, तो वो नहीं हो पाएगा, है ना? ट्रांसपिरेशन आप समझते हो ना, जो यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है? तो वो नहीं होगा। विदाउट ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विल नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली। अगर बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल नहीं होगा, तो हमने अभी पढ़ा था ना पिछले क्वेश्चन में, वाटर को ऊपर की तरफ कौन खींचेगा, ट्रांसपिरेशनल पुल कैसे लगेगा, ठीक है? और बेटा लास्ट में, फोटोसिंथेसिस एंड ओवरऑल प्लांट ग्रोथ वुड बी अफेक्टेड एडवर्सली। इस सभी चीजों की वजह से क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस और बाकी प्लांट एक्टिविटीज जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है? देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें पूछा जाए कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, तो बेटा आप उसमें देखो उस चीज का फंक्शंस क्या है, ठीक है ना? जैसे इस केस में स्टोमेटा के फंक्शंस ये सारे हैं, तो वो फंक्शंस नहीं होंगे, कोई फंक्शंस आपको लिख देने होते, ठीक है? Next question. Look at the picture given below, figure 3.17 carefully. Observe the various poses of classical and folk dances of India. Can you identify which joints are involved? Also, what type of movement each joint allows? बेटा एक सुंदर सी पिक्चर दी हुई है ना हमारे क्या कहते हैं इंडियन कल्चरल डांसेस की, तो इसमें पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि कौन कौन से इसमें जॉइंट्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना? तो देखिए, देखो जब ये आप डांस करते हो बेटा, तो उसमें लगभग सारे ही जॉइंट्स यूज होते हैं, ठीक है? तो सभी को समझ लेते हैं कौन कौन से जॉइंट्स का क्या क्या काम है। तो पहला जॉइंट इसमें बेटा यूज हो रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका मूवमेंट हो रहा है, क्या करता है, अलाउज फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स, साइडवेज एंड सर्कुलर मूवमेंट्स टू शोल्डर्स एंड हिप्स। बेटा आपके शोल्डर्स जो होते हैं ना, इसका क्या कहते हैं, हर तरफ का मूवमेंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और साइडवेज मूवमेंट्स, ठीक है ना? इसी तरीके से हिप्स का भी सेम टाइप का मूवमेंट होता है, तो इसको ये कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा? इसके अलावा हिंज जॉइंट्स कौन से होते हैं, देखो, अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन टू एल्बो, नी एंड फिंगर्स लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। जैसे बेटा डोर का हिंज होता है ना, वो केवल एक तरफ मूवमेंट अलाउ करता है ना, तो इसी तरीके से ये वाला हिंज जॉइंट जो होता है वो आपकी कोहनी, घुटने और फिंगर्स का एक तरफ मूवमेंट, देखो जैसे ये है मेरा क्या कहते हैं हाथ है ना, इसका केवल एक ही तरफ मूवमेंट हो पा रहा है, ऐसा तो नहीं मैं साइड मूवमेंट तो नहीं कर सकता इससे, ठीक है? इसी तरीके से इसके बाद बेटा पाइवट जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट्स क्या होता है, अलाउज साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ नेक लाइक अ डोर नॉब। ये आपकी जो गर्दन है ना, इसका ऐसे साइड बाय साइड मूवमेंट हो सकता है इससे, है ना? ये अच्छे से हो सकता है। इवन इनफैक्ट आउल जो होता है, आउल तो पूरा 360 घुमा लेता है ना, तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है, पाइवट जॉइंट्स की वजह से, ठीक है? तो बेटा 5 क्वेश्चन इन टेक्स्ट वाले वो हमने कर लिए खत्म। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड्स रिपीटेडली, व्हाट व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ देयर सेल्स अलाउ देम टू डू दिस? बेटा आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो डिवीजन के लिए होते हैं, तो वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी लग रही होती है उनको डिवाइड करने के लिए, ठीक है? दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव थिक वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन। सबसे पहले बेटा उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक है, ताकि वो सेल जो हैं डैमेज ना हो जाएं। दे कंटेन लार्ज वैक्यूल्स दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स। बेटा जो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, तो क्या उन्हें खाना नहीं चाहिए होगा, ज्यादा फूड चाहिए होगा, इनफैक्ट एक से दो बनने के लिए ज्यादा फूड की जरूरत लगेगी, तो बेटा उनमें लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना? इसके अलावा बेटा दे हैव थिन वॉल्स, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, उनकी वॉल्स होती हैं क्या कहते हैं, थिन होती हैं, और डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें ज्यादा गाढ़ा होता है, और उसमें लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब परमानेंट न्यूक्लियस होता है, ठीक है? इसके अलावा दे आर फंक्शनली डिफरेंशिएटेड सेल्स।
फंक्शनली डिफरेंशिएटेड मतलब वो जो सेल्स होती हैं वो एक टाइम के बाद क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, ठीक है ना। मतलब डिफरेंशिएट होने के बाद क्या होता है, परमानेंट बन जाती है, ठीक है ना। तो फंक्शनली डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स, विच टिश्यू इज माल फंक्शनिंग। अगर बेटा कोई प्लांट जो है वो फूड ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कौन से वाले टिश्यूज उसके डैमेज हुए होंगे, बताइए। देखिए जाइलम तो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, हाँ फ्लोएम जरूर क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, इसका मतलब उसका फ्लोएम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। व्हाई आर द एपिडर्मल टिश्यूज दैट लाइन एन एनिमल्स इंटरनल ऑर्गन यूजुअली ओनली वन और थिक, ओनली वन, वन और गलत आ गया मेरे ख्याल से, यहाँ पे होगा वन सेल थिक, ठीक है। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं दैट लाइन एंड एनिमल्स इंटरनल ऑर्गन्स यूजुअली ओनली वन सेल थिक, जो आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की जो लाइनिंग होती है उसके लिए जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो इतने वन सेल थिक क्यों होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका रीजन क्या है, टू स्टोर फूड efficiently, to provide maximum strength, to allow quick exchange of material across them, to reduce friction। तो बेटा सेल के क्या कहते हैं, उस वॉल के पतला होने का रीजन क्या हो सकता है, ताकि एक्सचेंज हो सके मटेरियल का इजीली, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, है ना, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस देम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यू कैन परफॉर्म दीज टू जंप्स, स्ट्रेट लेग जंप, कीप नीज एंड एंकल स्टिफ। एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि अपने नीज को बेंड ना करो, एकदम स्ट्रेट रखो और ऐसे खड़े खड़े ही उसको आप जंप करके देखो, ठीक है ना। और दूसरा वाला जंप कैसा, नॉर्मल जंप, बैंड नीज एंड एंकल नेचुरली। दूसरे वाले में आप एंकल्स को और नीज को बैंड कर सकते हो, ठीक है ना। हाउ डिड एंकल, नी एंड हिप पोजीशन डिफर बिटवीन द टू जंप्स। तो बेटा इन दोनों जंप्स में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इन अ स्ट्रेट लेग जंप द नीज एंड एंकल रिमेन ऑलमोस्ट स्ट्रेट एंड स्टिफ। स्ट्रेट जंप में क्या होगा, ये एकदम स्ट्रेट रहेंगे आपके नीज, और आपके एंकल्स एकदम स्ट्रेट रहेंगे और स्टिफ रहेंगे, ठीक है। जबकि नॉर्मल जंप में क्या होता है, इन अ नॉर्मल जंप द नीज एंड एंकल्स बैंड बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग। एक नॉर्मल जंप में क्या होता है, आप अपने नीज को बैंड करते हो उसके बाद ही तो जंप करते हो, ठीक है ना। तो प्रॉपरली वो बैंड होंगे और उसके बाद ही आप जंप करोगे। while the hips also bend slightly, this bending helps generate force and absorb shock during landing। इसी की वजह से बेटा आपको वो फोर्स मिल पाता है, तभी तो आप ज्यादा ऊंचा जंप कर पाते हो, ठीक है ना। और जब आप फिर नीचे लैंड करते हो तब भी ये थोड़ा सा बैंड होते हैं ताकि शॉक को एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व्ड व्हेन यू बैंड योर नीज एंड एंकल। जब बेटा आप अपनी नीज और एंकल्स को बैंड करते हो तो कौन से जॉइंट्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपके कहां पर होते हैं, वो तो आपके हिप्स में होते हैं, ठीक है, या शोल्डर्स में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स कौन से होते हैं आपके, हिंज जॉइंट्स जो आपके क्या कहते हैं, ये एल्बो में होते हैं या फिर नीज में होते हैं। तो आपसे किसके बारे में पूछा गया है, जब आप नीज और एंकल को बैंड करते हो उस टाइम पे कौन से वाले काम कर रहे होते हैं। तो बेटा नीज और एंकल्स में कौन से वाले होते हैं, आपके हिंज जॉइंट्स होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस ABCD, चूज द करेक्ट ऑप्शन एज गिवन बिलो। ठीक है, चार क्वेश्चन है बेटा असर्शन रीजन के, सही ऑप्शन चुनना है इसमें। देखिए सबसे पहला क्या है, एपिथेलियम इज वेल सुटेड फॉर गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स। जो एपिथेलियम जो होता है वो क्या कहते हैं आपके लंग्स में गैसियस एक्सचेंज करने के लिए वेल सूटेड होता है, ठीक है ना। रीजन क्या दे रखा है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स दैट स्लो डाउन डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें बेटा ये बोल रहा है कि कहते हैं मल्टीपल लेयर्स होती है सेल्स की जो कि डिफ्यूजन को स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये तो एक प्रॉपर रीजन नहीं है,
है ना। हमें तो डिफ्यूजन फास्ट चाहिए होता है, फटाफट से होना चाहिए डिफ्यूजन। और एपिथीलियम जो होता है, एपिथीलियम वेल सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। तो बेटा ये बात तो सही है, जो एपिथीलियम होता है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए एकदम सही होता है। ठीक है, तो इसका असर्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है फॉल्स है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है असर्शन, कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली विदाउट फैटीग। जो आपकी कार्डियक मसल्स होती हैं जो आपकी हार्ट में, वो क्या करती हैं, वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट होती रहती हैं कंटिन्यूअसली विदाउट फैटीग। बिना थके वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं, बिल्कुल सही है। रीजन, कार्डियक मसल सेल्स हैव अ हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड एन अबंडेंट फूड सप्लाई। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और लगातार फूड सप्लाई मिलती है, उसी की वजह से ये काम कर पाती है। बिल्कुल बेटा, लगातार काम करने के लिए फूड चाहिए आपको, ठीक है ना, और फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, है ना। तो ये भी उसके पास होता है। तो असर्शन और रीजन दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो बेटा कौन सा हो जाएगा? ये सही है बेटा, और ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन नंबर ए। पिछले वाले में गलती कर दी ना हमने, देखो क्या था, फर्स्ट वाला करेक्ट था और सेकंड वाला रॉन्ग था। तो बेटा फर्स्ट मतलब असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, या थर्ड वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। इन वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है। टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउ जॉइंट मूवमेंट। ठीक है, टेंडन जो होते हैं वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, क्या सही बात है ये? या लिगामेंट्स करते हैं बोन को बोन से कनेक्ट? हाँ, ठीक है। तो लिगामेंट जो होते हैं वो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, ना कि टेंडन्स, ठीक है ना। तो फिर ये ऑप्शन तो हो जाएगा, मतलब असर्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है बेटा? टेंडन्स आर मेड ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू दैट ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। ठीक है, ये वाली बात सही है। जो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं थोड़े टफ होते हैं, ठीक है, टफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि फोर्स ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं मसल से टिश्यूज की तरफ, ठीक है ना। तो बेटा ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, असर्शन गलत है पर रीजन करेक्ट है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, डी वाले पे। असर्शन, in a hinge joint movement occurs primarily in one plane. Reason, the bone ends are shaped to allow sliding in all direction. देखो असर्शन में बता रखा है, एक हिंज जॉइंट जो होता है, ठीक है, इन अ हिंज जॉइंट मूवमेंट अकर्स प्राइमरीली इन वन प्लेन। हिंज जॉइंट में केवल एक ही प्लेन में मूवमेंट हो रही होती है। हिंज, जो हिंज जॉइंट होते हैं आपके, जैसे एल्बो हो गया, तो केवल एक ही प्लेन में तो मूवमेंट हो रहा है ना। दो प्लेन्स में तो ऐसा तो थोड़ी है, क्या कहते हैं, इस तरफ भी मूवमेंट में करना चाहूंगा हो जाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट, रीजन, रीजन क्या दे रखा है? द बोन एंड्स आर शेप्ड टू अलाउ स्लाइडिंग इन ओन, सॉरी, ऑल डायरेक्शंस। इसमें जो क्या कहते हैं, क्या होता है, सभी डायरेक्शन में स्लाइडिंग हो जाती है, तो ये बात तो गलत है। असर्शन तो सही दे रखा है पर रीजन उन्होंने गलत बता रखा है, ठीक है ना। असर्शन करेक्ट है पर रीजन गलत बता रखा है। तो कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें, थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द एज ऑफ अ ट्री in years on the x-axis and the diameter of the tree along with the numbers of annual rings, ठीक है, formed over time on y-axis, ठीक है, using the data given in table 3.7। बेटा टेबल 3.7 आपको दी हुई है और इससे आपको एक ग्राफ तैयार करना है, ठीक है। जो x और y एक्सिस है, कैसे कैसे बनानी है, x एक्सिस पे रखना है आपको एज ऑफ द ट्री। देखो एज दे रखी है आपको 5, 10, 20, 25, 30 और 40, ठीक है, और डायमीटर्स एट ब्रेस्ट हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। जो क्या कहते हैं डायमीटर, उसका जो डायमीटर है ट्री का, उसका क्या कहते हैं, वो कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद दे रखा है नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स फॉर्म, ठीक है, कितने उसमें एनुअल रिंग्स बने हुए हैं। एनुअल रिंग्स क्या होते हैं बेटा? हर साल प्लांट के जो क्या कहते हैं उसका तना होता है, उसमें क्या है, एक रिंग बन जाता है, ठीक है ना। तो हर एक रिंग एक ईयर को डिपेंड डिनोट करता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये हमें दे रखा है एज,
ये हमें एनुअल रिंग्स दे रखी है और ये उसका डायमीटर दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या कहते हैं, हमें बनाना है। और इसके अलावा क्या बता रखा है इसमें, देखो, एनालाइज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टेम ओवर टाइम एंड शेयर द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसे एनालाइज करना है ग्राफ को और फिर उसके बारे में बताना है। तो चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, एज। एज को हमें किस पे दिखाना है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए, सबसे पहले दे रखा है एज, यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी एज, ठीक है, इन ईयर्स, ओके। कितने दे रखी है हमें, 5, 10, 20, 25, 30 और 40। तो ऐसा करते हैं, इसमें 10 10 का गैप रख लेते हैं। 10, 20, 30 और 40, ठीक है। ठीक है, और देन उसका डायमीटर कितना कितना बढ़ रहा है, ये भी 40 तक जा रहा है ना। तो उसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, 10, 20, 30 और 40, ठीक है। ये हो गया हमारा डायमीटर, ओके। बेटा 5 पे कितना है, 5 पे हो जाएगा 4, तो 5 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। और ये कितना हो जा रहा है उस पर, 4 हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, 10 पे 8 हो जाएगा, 10 पे 8 कितना आ जाएगा, ठीक है। देन 20 पे 24, 20 पे ये हो जाएगा 24, तो लगभग इतना आ जाएगा। देन 25 पे 28, 25 पे हो जाएगा 28, लगभग इतना। 30 पे 32 और 40 पे 40, 30 पे 32 और 40 पे 40, ठीक है। चलिए, इससे अब हम ज्वाइन कर लेते हैं, ओके। चलिए, एनालाइज द ग्राफ इन टर्म्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्टेम ओवर टाइम एंड शेयर द इंटरप्रिटेशन। तो बेटा इस ग्राफ को एनालाइज करना है और हमें ये इंफॉर्मेशन बतानी है। तो चलिए पढ़ते हैं, डायमीटर किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। एज द एज ऑफ द teak tree increases, the diameter of the stem also increases. The increase is not perfectly uniform, but there is a positive relationship between age and stem diameter. तो बेटा आप देख सकते हो, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है तो डायमीटर जो है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन ये यूनिफॉर्म नहीं है, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम भी हो रहा है। लेकिन उसके डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव है फिर भी, ठीक है, पॉजिटिव इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आई। ऐसा नहीं है हर साल बराबर बराबर इंक्रीज होगा, लेकिन फिर भी पॉजिटिव इंक्रीज हर साल देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें और भी पार्ट्स हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डायमीटर ऑफ द टी ट्री टू द एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड, ठीक है। उसके डायमीटर और एनुअल रिंग्स में क्या रिलेशन है, ठीक। तो एज द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इंक्रीज, द डायमीटर ऑफ द ट्री आल्सो इंक्रीजेस। बेटा जैसे जैसे उसकी एनुअल रिंग्स बढ़ेंगी तो उसका डायमीटर भी तो बढ़ेगा, ठीक है ना, वही बताया गया। द इंक्रीज इज नॉट परफेक्टली यूनिफॉर्म, बट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल रिंग्स एंड स्टेम डायमीटर, ठीक है। जो उसके एनुअल रिंग्स है और स्टेम डायमीटर में एक पॉजिटिव रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
which specialized tissue is responsible for the girth of the stem? उसके स्टेम के गिर्थ के लिए कौन सा वो रिस्पॉन्सिबल है टिश्यू, ठीक है ना। और वेयर इज इट लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड होता है, तो बेटा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन गिर्थ या थिकनेस ऑफ द स्टेम। इट इज लोकेटेड अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। स्टेम के और रूट्स के साइड इधर की तरफ, इधर लोकेटेड होता है ना, तभी तो उसकी गिर्थ बढ़ती है इससे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बेटा एक और केस स्टडी है ना। देखो पहले क्या होता था, केस स्टडी आपके बुक में नहीं दी होती थी, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। लेकिन इस बार केस स्टडीज भी आपकी इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन अ फॉरेस्ट it was observed that one of the trees were severely debarked by an elephant to meet its food requirements, as the bark is a rich source of nutrients. Based on your learning, answer the following questions. देखो एक हाथी है, ठीक है, जंगल में ऐसी तो मदमस्त होता है हाथी, आके उसने बार्क ऑफ द ट्री को अटैक किया, ठीक है ना, और उसको उखाड़ दिया, ठीक है। तो इसके पिक्चर के बेसिस पर आपको बताना है, इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके पढ़ते हैं वन बाय वन। विच फंक्शन ऑफ द ट्री इज या आर हैम्पर्ड बाय डिबार्किंग, ये बार्क को हटा देने से इसके कौन से फंक्शंस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। पढ़ते हैं। आफ्टर डिबार्किंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्फेक्शन वुड बी अफेक्टेड। बेटा ये जो बार्क होता है इन सब चीजों से ही तो बचाता है ना, तो ये सारी चीजें अफेक्ट हो जाएंगी, वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी और इन्फेक्शन। Next, which plant tissue would be affected by further damage to the tree trunk even after debarking? इसके अलावा बेटा और गहराई तक और क्या डैमेज इसके अंदर होगा, तो बेटा इसके बाद अगर आता है तो आता है फ्लोएम टिश्यू, तो फ्लोएम टिश्यू डैमेज हो जाएगा, इससे भी ज्यादा अगर डैमेज उसको होता है। Which function of the tree would be hampered if the tissue beneath the bark were severely damaged? बोल रहे बेटा इस बार्क के नीचे जो टिश्यू है यानी कि फ्लोएम, अगर वो सच में अगर डैमेज हो जाए तो इससे प्लांट का कौन सा वाला फंक्शन उस पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है फ्लोएम टिश्यू किसके लिए काम करता है, ये करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट अजम्पशंस आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबव। ये जो ऊपर जो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया इस क्वेश्चन का, इसके लिए आप क्या अजम्पशन लगा रहे हो, हाउ वुड द आंसर चेंज इफ द योर अजम्पशन आल्सो चेंज। अगर आपकी अजम्पशन चेंज होती है तो आपका आंसर किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है। तो बेटा अजम्पशन हम क्या लगा रहे हैं इसमें, डिबार्किंग हैज डैमेज द फ्लोएम नॉट जाइलम व्हिच लाइज इवन डीपर। हम बेटा अजम्पशन लगा रहे हैं जो इसने एलिफेंट ने डैमेज किया है वो थोड़ा ही गहराई तक किया है और इससे इसका फ्लोएम टिश्यू अफेक्ट हुआ होगा, ना कि जाइलम टिश्यू जो कि और भी ज्यादा डीपर होता है, ठीक है। तो हम सोच के चल रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत ही इसको इसने हैम्पर किया होगा, ना कि बहुत ज्यादा गहराई तक। अगर इसने जाइलम टिश्यू को भी हैम्पर किया होगा तो फिर हमारा आंसर कैसे चेंज हो जाएगा, न्यू आंसर विल बिकम इफ द डैमेज एक्सटेंड्स डीपर एंड रीचेस द जाइलम, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट विल आल्सो बी अफेक्टेड, ठीक है ना। अगर और ज्यादा गहराई तक डैमेज होता है तो फिर वाटर ट्रांसपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आम्रपाली ऑब्जर्व्ड दैट अ यंग मैंगो सैपलिंग स्टेम bends flexibly during monsoon winds and does not break। बेटा आम्रपाली जो है, ठीक है, वो एक यंग मैंगो ट्री को देखती है कैसे तूफान में वो बैंड हो जाता है प्लांट, ठीक है ना। तो विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी, इस फ्लेक्सिबिलिटी को कौन सा टिश्यू आपका कर पा रहा है, ठीक है ना, ये बता रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा कॉलन कायमा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बेटा आपको याद रखनी है, उस हिसाब कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। फिर क्या है बेटा, predict and provide your explanation for the impact if the existing tissue was replaced by sclerenchyma। अगर बेटा कॉलन कायमा की जगह स्क्लेरेंकाइमा आ जाए तो फिर क्या होगा,
If it were replaced by sclerenchyma, that stem would become hard and rigid and might break more easily in strong winds. हाँ, sclerenchyma क्या होता है? वो प्लांट को हार्ड बनाता है. अगर कॉलेनकाइमा के जगह स्क्लेरेनकाइमा आ जाएगा तो हार्ड बन जाएगा वो, और वो फिर क्या होगा, आंधी तूफान में वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. देखो एक और केस स्टडी आ गई. देखो ये केस स्टडीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. अभी आपकी बुक में ही है केस स्टडीज, तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपकी बुक से ही केस स्टडी एग्जाम में आएंगे. ठीक है, तो इन्हें अच्छे से आप पढ़िए जरूर. सोहन डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट फॉर द regeneration of sugarcane where he used cutting to grow sugarcane. He used two types of cuttings, type A and type B. देखो आप देख सकते हो टाइप A और टाइप B, दो तरह की कटिंग इसमें यूज की गई है. After a few weeks, type B cutting sprouted and developed into sugarcane plant, whereas type A cutting did not sprout. बेटा टाइप A कटिंग जो है वो डेवलप नहीं हो पाई, जबकि B डेवलप हो गई प्लांट में. क्या रीजन हो सकता है इसका, है ना? क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? कुछ इन दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. Why were the type B cutting able to grow as sugarcane but type A could not? टाइप A प्लांट नहीं बन पाई, टाइप B बन गई. क्या रीजन हो सकता है? टाइप B grows because it had a node. बेटा आप इसमें देख सकते हो एक नोड हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे. ठीक है ना? नोड या फिर बर्ड क्या होती है? जहां से और ब्रांचेस ग्रो होती हैं, जो कि इसमें है बट इसमें नहीं है. तो इट हैज अ नोड या बर्ड, वेयर एज टाइप ए डिड नॉट हैव अ नोड. ठीक है बेटा, तो ये एक डिफरेंस हो गया इसके अंदर. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंसेस वाज प्रेजेंट इन टाइप बी कटिंग्स एज कंपेयर टू टाइप ए. हाँ, फिर से वही अगेन वही बात पूछी गई है, दोनों में क्या डिफरेंस है. तो बेटा टाइप बी कंटेन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है ना? इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इन इट्स नोड, इसके नोड में, विच इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. हमने पढ़ा है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल डिवीजन में हेल्प करता है. तो बेटा अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही नहीं होगा तो वो कैसे बढ़ेगा प्लांट? तो इसमें तो हमें पता है नोड के अंदर मौजूद होता है, यहीं से और ब्रांचेस निकल आएंगी. ठीक है, चलिए. व्हाट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट वाज मेड टू डिटरमाइन वेदर दिस चेंज हैड एन इफेक्ट. क्या ऑब्जर्वेशन करी आपने या फिर क्या मेजरमेंट ले रहे हो आप टू डिटरमाइन वेदर दिस चेंज हैड एन इफेक्ट, कि इससे कुछ फर्क पड़ता है ना? तो चलिए पढ़ते हैं आंसर. ग्रोथ और स्प्राउटिंग ऑफ न्यू शूट्स वाज ऑब्जर्व. आपको कैसे पता चला कि हाँ इन दोनों में कुछ फर्क है? ठीक है ना? तो उसके लिए आपने ऑब्जर्वेशन करी. बेटा इस वाले में क्या हो रहा है, बी वाले में नए ब्रांचेस निकल के आ रही हैं, नई ब्रांचेस निकल के आ रही हैं, तो मतलब बिल्कुल ठीक है, सही बात है, ये कैपेबल है सेल डिवीजन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट पैरामीटर्स शुड बी केप्ट द सेम फॉर बोथ टाइप्स ऑफ कटिंग्स टू एंश्योर अ फेयर कंपैरिजन. दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है ना? और हमने देखा कि एक में प्लांट निकल रहा है, एक में नहीं निकल रहा है. उस कंपैरिजन को फेयर बनाने के लिए हमें क्या उसमें क्या सिमिलरिटीज रखनी चाहिए, है ना? तो बेटा वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर एंड कटिंग साइज शुड बी केप्ट द सेम फॉर फेयर कंपैरिजन. ठीक है ना? कंपैरिजन फेयर रहे, दोनों में बराबरी रहे, इसके लिए आप क्या करोगे, सारी चीजें उनको बराबर बराबर से प्रोवाइड कराओगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो. ड्यूरिंग द डिस्कशन इन क्लास रोहन गिव्स अ स्टूडेंट दैट a tissue is a group of similar cells performing similar functions. टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. ठीक है, कौन कह रहा है ये? रोहन गिव्स अ स्टेटमेंट, रोहन बोल रहा है. ठीक, बट राजीव काउंटर आर्ग्यूज दैट दिस इज ट्रू इन केस ऑफ सिंपल टिश्यू बट लिटिल डिफरेंट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. बोला है सिंपल टिश्यू के लिए तो आपकी बात सही है, बट कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ऐसा नहीं होता कि सारे सेल सिमिलर ही होंगे. ठीक है, बात सही कह रहा है कि प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन इन व्यू ऑफ डिस्कशन इन क्लास. देखिए राजीव क्या कहता है उसके लिए. राजीव इज करेक्ट बिकॉज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. बेटा जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम जैसे, इनमें एक ही तरह की सेल्स नहीं होती, इनमें अलग अलग तरह की सेल्स मिलके काम कर रही होती हैं
एक कॉमन फंक्शन को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही है। आपके सिंपल टिश्यूज के लिए तो ठीक है ये वाली स्टेटमेंट कि सिमिलर सेल्स होती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के लिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट हस्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मैट्स विच आर टफ एंड फाइब्रस। ये जो मैट्स होते हैं ना कोकोनट हस्क से बने होते हैं, मैंने बताया था ना, कोकोनट के ऊपर जो छाल जैसी होती है ना, वही होती है कोकोनट हस्क। उससे बेटा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, तो उसमें से एक ये मैट भी है। तो विच टिश्यू हैज स्ट्रक्चरल फीचर सुटेबल फॉर प्रोवाइडिंग दिस स्ट्रेंथ। तो ये इतनी जो मजबूत होती हैं, उसके लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है। एक्सप्लेन वाई लिविंग पेरेन्काइमा couldn't serve the same purpose। और पेरेन्काइमा सेम फंक्शन क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, सेम काम क्यों नहीं कर सकता पेरेन्काइमा। चलिए तो पढ़ते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ बिकॉज इट्स सेल्स हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स। बेटा इसके लिए काम कौन कर रहा है स्ट्रेंथ के लिए, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होती है, थिक वॉल्स होती हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निफाइड का मतलब है लिग्निन की बनी होती है ना, तो इसलिए लिग्निफाइड वॉल्स बोल रहे हैं। इसके अलावा बेटा पेरेन्काइमा ये काम क्यों नहीं कर सकता, लिविंग पेरेन्काइमा सेल्स हैव थिन वॉल्स सो दे कैन नॉट प्रोवाइड द सेम मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बेटा पतली पतली वॉल्स के साथ वो सेम फंक्शन थोड़े ना दे सकता है, ठीक है ना, तो उसके लिए पेरेन्काइमा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, Vibha claims to her friend Neha that meristematic cells are located only at the root and shoot apices। नेहा क्या कहते हैं आप, सॉरी, हाँ, विभा अपनी फ्रेंड नेहा से बोल रही है कि जो आपके ये वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो प्लांट के शूट और रूट के टिप पर मौजूद होते हैं केवल। क्या सही है ये बात, केवल रूट और शूट के केवल टिप पर मौजूद होते हैं, एपिसिस मतलब टिप, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं है, और जगह भी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, क्योंकि प्लांट केवल टिप पे से ग्रो नहीं होता, बाकी जगह से भी ग्रो होता है, ठीक है ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट, व्हाट क्वेश्चन कैन नेहा आस्क विभा टू हेल्प हर अंडरस्टैंड फर्दर इफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वो बोल रहे हैं कि नेहा जो है विभा से क्या क्वेश्चन कर सकती है जिससे कि उसका कंफ्यूजन दूर हो सके। तो देखो आंसर में पढ़ते हैं, हर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज प्लांट्स आल्सो हैव लेटरल मेरिस्टेम इन द साइड ऑफ द स्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम इन द नोड्स एंड इंटरनोड रीजन, ठीक है ना। तो ये दोनों भी तो होते हैं प्लांट के अंदर, दो और तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, तो इसलिए उसका स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। देन नेहा ऐसा क्या क्वेश्चन करें, नेहा कुड आस्क इफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर फाउंड ओनली at the roots and shoot tips, then how do stems and roots increase in thickness and also grow branches। अगर केवल टिप्स पर ही मौजूद होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो उसमें नई ब्रांचेस कैसे आती है, वहां पे ग्रोथ कैसे होती है, और प्लांट की थिकनेस कैसे इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन वो पूछ सकती है, ठीक है। तो देखो आप देख रहे हो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं हमारी बुक में, है ना। पहले इस तरह के क्वेश्चंस या तो नहीं होते थे या फिर बहुत कम हुआ करते थे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे जरूर ध्यान दें, ठीक है। A plant cell and an animal cell are of the same size. Which cell will have a larger vacuole? Give reason। प्लांट और एनिमल सेल दोनों सेम साइज की हैं, उसमें से लार्जर वैक्यूल किसका होगा। What assumptions are you making to answer the question? और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप क्या assumption कर रहे हैं। तो बेटा लार्जर वैक्यूल किस में होता है, आपको पता है लार्जर वैक्यूल होता है प्लांट सेल्स में, है ना, हमें पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है। तो देखो plant cells will have a larger vacuole because it stores water, cell sap and help maintain turgidity, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप इसमें पूछा गया है साथ में कि व्हाट assumptions are you making to answer the question, तो assumption यही है। अच्छा assumption नीचे लिखी हुई है देखो, तो पहले से खत्म करते हैं। एनिमल सेल्स हैव स्मॉल टेम्परेरी वैक्यूल्स, देख सकते हो आप छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। अजम्पशन क्या लगा रहे हो आप इसमें, देखो अजम्पशन हम इसमें आंसर में ये लगा रहे हैं बोथ सेल्स आर मैच्योर एंड हेल्दी, ये दोनों सेल्स मैच्योर हैं और हेल्दी हैं, ये अजम्पशन हम मान के चल रहे हैं। वरना अगर ये मैच्योर नहीं है या हेल्दी नहीं है
तो इनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, हमारा आंसर चेंज हो सकता है उस केस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, a textbook states each plant tissue performs only one specific function. What questions would you ask to critically examine the correctness of this statement? What examples of tissue would you like to find out to answer these questions? बेटा टेक्स्ट बुक में एक में बताया गया है कि जो ईच प्लांट टिश्यू परफॉर्म ओनली वन स्पेसिफिक फंक्शन, कि हर एक प्लांट टिश्यू केवल एक स्पेसिफिक फंक्शन ही करता है, ठीक है ना। और क्या क्वेश्चन आप पूछोगे इस पॉइंट को एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, और क्या एग्जांपल्स आप उसके लिए देना चाहोगे इसका करेक्ट आंसर देने के लिए। तो पहले आप खुद से सोच के देखो, क्या कोई टिश्यू केवल एक ही फंक्शन करता है या कोई मल्टीपल फंक्शंस भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। देखो क्वेश्चंस टू आस्क, उन्होंने बोला है ना क्या क्वेश्चंस आप पूछोगे इस चीज को एग्जामिन करने के लिए, है ना। तो हम कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, देखो सबसे पहले, कैन अ टिश्यू परफॉर्म अ सेकेंडरी रोल अलोंग विद इट्स प्राइमरी फंक्शन? क्या कोई टिश्यू अपने प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ एक सेकेंडरी रोल भी निभा सकता है? होता है कोई ऐसा टिश्यू? और दूसरा क्वेश्चन, कैन द सेम टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन डिफरेंट कंडीशंस और लोकेशन? क्या अलग अलग कंडीशन और लोकेशन पे कोई टिश्यू अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, ये उसका प्राइमरी फंक्शन है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये उसका सेकेंडरी फंक्शन है। तो ऐसा तो नहीं है जाइलम केवल एक ही काम कर रहा है, दूसरा काम भी कर रहा है ना, ठीक है, जस्ट लाइक इट्स सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है। तो ये बात तो गलत है, केवल एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा कोई टिश्यू। और एग्जांपल समझते हैं। पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड मे आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। पेरेन्काइमा जो होता है वो फूड भी स्टोर करता है ना, और फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में। इसके अलावा एपिडर्मिस सपोर्ट्स गैसेस एक्सचेंज, हाँ बिल्कुल सही है, एपिडर्मिस जो होता है गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इन लीव्स, ठीक है, लीव्स के अंदर थ्रू स्टोमेटा, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उसी के थ्रू वो गैसेस एक्सचेंज करता है। एंड ऑल्सो सपोर्ट्स वाटर एब्जॉर्प्शन इन रूट्स थ्रू रूट हेयर्स। और रूट में क्या होता है, उसमें वो छोटे छोटे रूट हेयर्स के फॉर्म में बन जाता है, और वहां पे वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। तो अगेन फिर तो वही बात आ गई कि दो दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, अलग अलग लोकेशंस पे, ठीक है ना। तो ऐसा कहना गलत होगा कि एक टिश्यू केवल एक स्पेसिफिक फंक्शन ही करेगा, है ना, एक से ज्यादा फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है। तो बेटा कंक्लूजन क्या निकला? Therefore, the statement is not completely correct because many plant tissues perform multiple functions. ठीक है, चलिए बेटा, तो ये चैप्टर के बेटा इंटेक्स क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस दोनों हमने कंप्लीटली खत्म कर लिए हैं। इन्हें अच्छे से बेटा एक बार और रिवाइज कीजिए, और केस स्टडीज मैं बोलूंगा केस स्टडीज जरूर करिए, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब आपके केस स्टडीज जो हैं बुक से ही आएंगी, ठीक है। बाकी बेटा इसी तरह के और क्या कहते हैं हम लोग वीडियोस लाते रहेंगे, ठीक है। अब हमारे बायोलॉजी के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आगे इसी तरह के और वीडियोस भी आते रहेंगे, उसके लिए बेटा हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और बेटा इसके नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा बेटा इंस्टाग्राम है jenzy.classes01, इस पे आप हमें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जेनजी क्लासेस के नाम से, वहां पे आपको नोट्स वगैरह इसके प्रॉपर मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और जेनजी क्लासेस के साथ आगे बढ़ते रहिए।